प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास बीड, महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और जन्म होता है जातक का बिना समय का नुकसान किए भाद्रपद माह में। भाद्रपद माह में जन्मे लोग देखने में बड़े सुंदर होते हैं। उनकी बुद्धि तार्किक होती है और क्षमस्व होती है, मतलब क्षमा करने वाली, किसी के ऊपर भी आसानी से और तुरंत दया कर लेने वाली और अपनी गलती स्वीकार करने वाली भी होती है। दूसरों को कैसे अपना बनाना है, ये भद्र पुरुष होते हैं भाद्रपद माह वाले। दक्षिणायन में चंद्रमा, शुक्र, गुरु, बुध ये ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं और इनके कमज़ोर होने के कारण यहाँ पे शुक्रदेव, यहाँ पे बुधदेव, यहाँ पे गुरुदेव और यहाँ पे चंद्रदेव हैं भी और हो भी जाते हैं। बुध पीड़ित कैसे हैं? मंगल के साथ बैठ करके। सूर्य कैसे हैं? नीचाभिलाषी या दिशा के बल से कमज़ोर। गुरु कैसे? शनि और मंगल से दृष्ट, और इनके चतुर्थ स्थान में राहु, तो पंचम भाव भी पीड़ित हो जाता है। ये बहुत गहराई से जब आप बात समझेंगे तब। और चंद्रमा यहाँ केतु के संग बैठे हैं। इस वजह से ये चार ग्रह दक्षिणायन में एक तो कमज़ोर हो जाते हैं और ऊपर से कुंडली में भी उनके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई घर्षण की स्थिति बन रही है। इस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियां बनती हैं। और जन्म होता है गुरुवार को, जो इस कुंडली के लिए धन के साथ साथ पंचम के अधिपति हैं। धन और पंचम के अधिपति होकर के विवेकवान और धन को लेकर के व्यक्ति के जीवन में मेहनत बनी रहती है या बनता है, और वो करता भी है। इसके साथ साथ उसके दिमाग में बहुत सारे विचार बनते हैं और वो क्षण क्षण अपने बुद्धि को और मति को बदलने वाला भी बन रहा है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, ये चंद्रमा ठीक है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी भी धनहीन नहीं होता है। ऋण भले रहे पर धन उसके पास रहता है, उसके काम रुकते नहीं हैं। मंद गति से जब राहु की दशा चलेगी और अंतिम चरण चलेगा तो व्यक्ति को कष्ट होगा, और इस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन में आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। कई बार गलत निर्णय या सरकार की कुछ नीतियों के कारण भी व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होता है। शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि मूल नक्षत्र में जन्म होता है। मूल नक्षत्र वैसे भी ये तो संज्ञक नक्षत्र है, मूल संज्ञक नक्षत्र है। ऐसी अवस्था में इसके जो ये तो बस वैसे तो ये केतु का नक्षत्र है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो राक्षस है। राक्षस देवता ही इसके राक्षस है, आधिपत्य ही इस पे राक्षस का है। जो 32 कुओं के जल से स्नान करता है तब जाकर के शांत होता है। और मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों के जीवन में आरंभ में कोई भी काम वो करना चाहे तो उसको दिक्कत होती है या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद ओम, इसके जो स्वामी देवता हैं उसका निवास स्थान नैऋत्य कोण की तरफ होता है। इस वजह से ओम नैऋतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। श्वेत आक के पुष्प की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। और इसके साथ साथ उड़द, कुल्थी, उड़द की दाल और कुल्थी ये दोनों दान करना चाहिए अमावस्या को, या फिर जब जब मूल नक्षत्र महीने में एक बार 27वें दिन पे, हर 27वें दिन पे मूल नक्षत्र आता है तो आप उस नक्षत्र में उड़द और कुल्थी की दाल दान करनी चाहिए। इसके साथ साथ व्यक्ति को शहद का सेवन बढ़ाना चाहिए। गुलाब के पुष्प, और अगर बन पड़े तो अशोक और जामुन के वृक्ष भी अपने जीवन काल में निश्चित रूप से अधिक संख्या में लगाने चाहिए। इससे जीवन के जो उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है वो भी हो जाता है। अपने पूजा के स्थान में मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों को, जो जातक मूल नक्षत्र में जन्मे हैं, अपने पूजा के स्थान में श्रीफल, जो बिल्व पत्र जिसकी पत्ती होती है उसमें जो फल लगता है मोटे खोल वाला, श्रीफल का जो फल होता है, अपने पूजा के स्थान में लाल रंग के कपड़े में लपेट करके, मौली धागे से लपेट कर और लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने रख कर नित्य प्रति ओम नैऋतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, या भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, या फिर आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए। श्री सुक्त आदि का पाठ भी किया जा सकता है। ये मैंने मूल नक्षत्र पे बात की। प्रीति योग, तैतल करण, क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण है। क्षत्रिय वर्ण के कारण कई बार व्यक्ति में
ईर्ष्यालुपन की प्रवृत्ति, हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, ये सुरक्षात्मक दृष्टिकोण है। ये तब तक व्यक्ति कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक उसकी सुरक्षा की बात न बन जाए या उसके सुरक्षा की बात ना हो। मतलब ये अपने शक्ति का, अपने पावर का, अपने कैपेसिटी का कभी भी गलत जगह पे गलत तरीके से फायदा नहीं उठाता है और ना उसका गलत इस्तेमाल करता है। क्षत्रिय वर्ण के होने के कारण ईर्ष्या है, द्वेष है, साहस है, पराक्रम है, धैर्य है, उत्साह है ना। शतायु होने का वर प्राप्त होता है, व्यक्ति समाज का पोषक होता है, समाज में किसी को भी नुकसान नहीं करता है। छत्र छाया में इसके बहुत लोगों का जीवन चलता है, बहुत लोगों का घर इनके काम से चलता है। ये सब क्षत्रिय वर्ण के कारण होता है। ये राजसिक प्रवृत्ति का लग्न होता है, राजसिक प्रवृत्ति का प्रभाव होता है। क्षत्रिय वर्ण राक्षस गण तामसिक हो जाए, क्षत्रिय वर्ण जो है वो राजसिक हो जाए, तो रजस और तमस तत्व की प्रधानता के कारण व्यक्ति के जीवन में जितना भी वो लक्ष्य बनाता है, जितनी दूर उसने तय की है, उसमें सब में क्षत्रिय वर्ण का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। क्योंकि व्यक्ति ने जो स्वप्न देखे हैं वो इसी क्षत्रिय वर्ण के कारण देखे हैं। जो उसके अंदर फैशन है, जो सुख है, जो संसाधन है, जो लोगों को साथ लेकर के चलने का बल है, कभी हार न मानना है, ये सब क्षत्रिय वर्ण के कारण आता है। तो ये उनकी कुंडली का पंचांग है, जिसमें पंचांग में चंद्रमा सबसे अच्छे बैठे हैं। और अब बात करते हैं जन्म कुंडली के लग्न, नवांश और दशमांशा कुंडली में बैठे ग्रहों की। अब यहाँ से बात करते हैं लग्न, नवांश और दशमांशा कुंडली पे। लग्न वृश्चिक राशि, ये स्थिर राशि है, मंगल की ये गौण राशि है। लग्न का मान 15 अंश 31 कला, अनुराधा नक्षत्र का चौथा चरण होगा। 15 अंश का जो लग्न होगा ये प्रबुद्ध लग्न होगा और ये एक तरीके से मजबूत लग्न कहा जाता है। ये लग्न का मान बिल्कुल ही स्टेबल है। इस अवस्था में कई बार ग्रह सारे ही परिणाम करने वाले हो जाते हैं और उन सभी ग्रहों के परिणाम करने के कारण ही व्यक्ति शून्य से अपने जीवन की यात्रा शुरू करता है और अंतिम यात्रा तक वो धनवान बना रहता है। बीच बीच में कई बार ऐसे कुछ गलत निर्णय के कारण, क्योंकि वृश्चिक लग्न है, कानूनबाज व्यक्ति होता है और अति आत्मविश्वासी भी होता है, छिद्रान्वेषी भी होता है, दूसरों की कमजोरी निकालना, दूसरों के काम में नकताचुनी करना, तो ये सब चीज़ें, और व्यवहारिक धरातल पे कई बार अकेले हो जाना, कोई भी साथ न रहना, किसी दूसरे के पुत्र को अपना पुत्र बनाना, ये इतनी सारी चीज़ें। अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण के जो जन्मे लोग होते हैं, ग्रंथकार इसे कई बार ये कहते हैं, हालांकि ये बात कई बार सत्य और असत्य दोनों ही हो सकती है, पर अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण के लोगों में एक लाइन की बात है कि ऐसे जातक नपुंसक होते हैं। उनके पुत्र उत्पादन करने की शक्ति कई बार कम होती है और ये स्वीकार करने की बात है। इसमें किसी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, ये नक्षत्र का गुण और दोष है। और दूसरी बात, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण के जो स्वामी होते हैं वो मंगल देव होते हैं। लग्न के स्वामी मंगल बन गए, नक्षत्र अनुराधा शनि का हो गया और नक्षत्र के चौथे चरण के स्वामी भी मंगल देव हो गए। इसका अर्थ होगा कि शनि की दशा व्यक्ति के जीवन में परेशान करने वाली हो सकती है। लग्न का मान 15 अंश पे बैठा है। मंगल अगर अपनी राशि में बैठे होते और 13 अंश से लेकर के और 30 अंशों के बीच में बैठे होते तब ये बलवान कहे जाते, लेकिन वो अपनी राशि में नहीं बैठे हैं। कन्या राशि के मंगल कई बार जातक के जीवन में उसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति में संघर्ष डाल देते हैं और दूसरा संघर्ष इस वजह से हो जाता है क्योंकि लग्न मंगल का है और नक्षत्र शनि का है। नक्षत्र के चरण के अधिपति वापस मंगलदेव हो जाते हैं और परस्पर ये दोनों ग्रह पापक प्रभाव देने के कारण व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति को बढ़ा देते हैं, संतानहीनता दे देते हैं और कई बार व्यक्ति को गलत तरीके से उसके धन का नियमन होता है या धन गलत जगह पे खर्च होता है। इसके साथ साथ यहाँ शनि की दशा जातक को कष्ट देने वाली भी हो जाती है। हालांकि फिर भी मंगल की दशा में बहुत सारे लाभ जातक को मिल सकते हैं, पर इस कुंडली में राहु और शनि की दशा में कष्ट की स्थिति बन जाती है। इसका एक कारण और भी होगा, जरा ध्यान से देखेंगे तो केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है और दशम स्थान में अकेले सूर्य बैठे हैं। सूर्य और चंद्रमा का संबंध नवम पंचम का बन रहा है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति समाज में नाम और यश तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन कई बार उसको अपने बारे में जब कभी भी कोई निर्णय लेना होता है तो उसको प्रायः
परेशान या कमज़ोर होते हुए देखा गया है। वो फैमिली फ्रंट पे आकर के एक हारा हुआ व्यक्ति हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर बात करते हैं तो ये 15 लग्न का जो मान है उसे बढ़िया लग्न कहते हैं। इसमें कोई कमज़ोरी वाली बात नहीं है, पर परेशानी क्या है कि लग्न के, नक्षत्र के और चरण के स्वामी एक ऐसे ग्रह बन रहे हैं जिनके ऊपर इस कुंडली को नुकसान करने का भार हो जाता है। शनिदेव, मंगलदेव लग्नेश होकर के भी अपनी राशि में नहीं बैठे हैं। इस वजह से वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए वो जब तक अपनी राशि की यात्रा नहीं करेंगे, अपनी राशि में नहीं बैठेंगे और अपने एक अच्छे मित्र की राशि में नहीं बैठेंगे, तब तक वो जातक के लिए पापी ग्रह की भूमिका में बन जाते हैं। इस कारण से भी व्यक्ति के जीवन में उसका व्यक्तित्व, उसका जो प्रभाव है, उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसका जो क्रिएशन है, उसकी जो तार्किकता है, समस्या को समझने की शक्ति है, ये सारी चीज़ें धीरे 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 कमज़ोर होने लगती हैं। हम कई बार कुंडली में बैठे ग्रहों को देख करके फलादेश पे उतर आते हैं, जबकि खेल कोई और कर रहा होता है। अगर ये बात मैंने आपको नक्षत्र और चरण वाली नहीं बताई होती तो आप अभी तक पता नहीं क्या ही देख करके अपनी कुंडली को कोस रहे थे, पर बात दरअसल कहीं और से चल रही थी। मैं किसी की कुंडली देख रहा था फ़ोन पे, उन्होंने एक प्रश्न पूछा मुझसे और उसमें हवाला दिया उन्होंने कि मेरी कुंडली का नवम भाव ऐसा है श्रीमन पंडित जी, इस वजह से मेरी कुंडली का जो ये दुख, मुझे ये कष्ट होता है। मैंने कहा ये कष्ट आपको जो होता है ये नवम भाव के कारण नहीं होता। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये समस्या आपके चौथे भाव के कमज़ोर होने के कारण होती है। जब उनको मैंने ये वो बात समझाई तब उन्होंने कहा पंडित जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं अभी तक इस समस्या का हल नवम भाव से ढूंढता था, जबकि वो बात आपने जो कही है कि चतुर्थ भाव में उसका हल समाया है, तब जाकर के उन्होंने मेरी बात समझी। तो कहने का अर्थ होता है भगवान कि हम कई बार अपने छोटे से बहुत छिछले जानकारी के कारण ग्रह को बहुत तरीके से समझ नहीं पाते, उसके फल और उसके नेचर को समझ नहीं पाते हैं। इस कारण से कई बार हमें ग्रहों को पहचानने में भूल हो जाती है। क्लियर है? जो लग्न यहां बना है वही लग्न यहां बना है। यहां पे गुरु वृश्चिक मीन राशि में बैठे हैं। इस पे सिद्धांत है आचार्य वैद्यनाथ का सिद्धांत। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के संग बैठे तो चंद्रमा निग्लिजिबल हो गए। मंगल द्वितीय भाव में बिल्कुल ही बलहीन हो जाते हैं। तीसरे भाव में बुध देव, नहीं, मंगल द्वितीय भाव में, चतुर्थ स्थान में बुधदेव, पंचम स्थान में गुरुदेव, छठवें स्थान में शुक्रदेव और सप्तम स्थान में शनिदेव बलहीन या निर्बल हो जाते हैं। लेकिन इनकी बलहीनता की स्थिति तब और बढ़ जाती है जब वो अपने शत्रु के साथ या शत्रु की राशि में या किसी भी अन्य ग्रह से दृष्ट नहीं हो। जबकि यहाँ पे गुरु अकेले बैठे हैं। मैंने अपने एक सिद्धांत में, ये मेरा ही सिद्धांत है, किसी ग्रंथ की बात नहीं है, पर मैंने ये बात देखी है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे अकेले गुरु एक तरीके की संतति देते हैं, या तो खाली पुत्र या तो खाली पुत्रियां। और कई बार तो जब उन पे पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा पड़ जाए, वो राहु और केतु के एक्सिस में आ रहे हैं ना, राहु और केतु के मध्य में या चतुर्थ दशम में, इस अवस्था में वो भाव पीड़ित हो जाता है। इस कारण से संतति का सुख, क्रिएटिविटी का सुख, ज्ञान का सुख, प्रेम प्राप्त करना और प्रेम देने का सुख किसको दें? प्रेम कोई है ही नहीं, और कोई नहीं है, इस वजह से व्यक्ति को किसी दूसरे के पुत्र को अपने पुत्र का प्रेम देना पड़ता है। और यहाँ पे पंचम भाव के व्यक्ति के पूर्व जन्म में पंचम भाव के प्रभाव की कमजोरी थी, क्योंकि शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है पंचम भाव पे। इस कारण से हमें सबसे ज्यादा अपने गुरुजनों, अपने गाय माता की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, सूर्य को अर्घ और अपने इष्ट की पूजा आराधना करनी चाहिए। इष्ट आपके जो भी, जिनके प्रति भी आपका समर्पण हो, जो भी आपके पुरातन काल से आपके वंशजों के आधार पर, पूरा वंश परंपरा के आधार पर जो आपके कुल देवता होते हो, जो आपके इष्ट होते हो, उनकी आराधना से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। शिव जी को घी लगाने से, घी से अभिषेक करने से भी पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने क्या बात कही कि यहाँ पे पंचम भाव अकेले बैठे हैं गुरु, और उस पे दो पापग्रह शनि और मंगल की दृष्टि के कारण पंचम भाव पीड़ित हो रहा है। पंचम भाव से जब आप दृष्टि देख रहे हो या पंचम भाव के बारे में जब कभी भी आप विचार कर रहे हो, तो आपको बुध का भाव भी देखना होगा या बुध की भी स्थिति देखनी होगी। बुध यहाँ बैठे हैं स्वग्रही, पर नीच की दृष्टि देख रहे हैं। गुरु और बुध का आमने सामने होना व्यक्ति को सैद्धांतिक रूप से
कृतज्ञ बना देता है। वो किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करता है, भले लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र कर लें, सारी संपत्ति वो क्यों ना अपने भाइयों को दे दे, अपने रिश्तेदारों को दे दें, लोग उसका लाभ उठाते भी हैं, पर वो कभी किसी के बारे में नहीं सोचता कि वो व्यक्ति मुझे देगा या उसके बल पे मेरा घर चलेगा। और ये सारे जो अच्छे गुण हैं वो गुरु मंगल और गुरु बुध के कारण हैं। अगर गुरुदेव पे मंगल और शनि की दृष्टि नहीं पड़ती, द्वितीय भाव में चंद्रमा और केतु नहीं बैठते, तो व्यक्ति को पुत्र संतान की प्राप्ति भी हो जाती, या फिर उसको संतान की प्राप्ति भी हो जाती, और वो भयंकर ऋण में नहीं जाता, क्योंकि कुचक्र जो बना हुआ है वो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बना हुआ है। और पंचम भाव यश मान पद प्रतिष्ठा का होता है। वहाँ पे शनि मंगल के दृष्टि के कारण कई बार व्यक्ति का जो प्रभाव है वो जिस गति से, द्रुत गति से आगे बढ़ना चाहिए, उस गति से वो आगे नहीं बढ़ रहा। वर्गोत्तम लग्न की कुंडली होने के कारण ये कुंडली धनवान है। धन भाव में 9 नंबर की राशि बनी है, यह सिद्धांत है। दशमांशा चक्र का लग्नेश यहाँ का धन भाव का स्वामी है। सिद्धांत कहता है लग्न कुंडली के धन और लाभ भाव के स्वामी ही अगर दशमांशा चक्र के लग्नेश बनते हो तो ये बहुत ही उच्चतम बात हो जाती है। लेकिन उसको बल कहाँ से मिलेगा? जब दशमांशा चक्र में केंद्र में ग्रह बैठे हों, क्योंकि ये थ्रस्ट कैपेसिटी देते हैं, कुंडली को आगे बढ़ाने में बलवान बनाते हैं। जरा ध्यान से देखें तो व्यक्ति की कुंडली में दशमांश चक्र का लग्नेश अष्टम भाव में बैठा है, शत्रु के साथ उच्च का होकर के। मतलब व्यक्ति अपने जीवन में खूब प्रगति करेगा, लेकिन एक वक्त पे आने के बाद अब गुरु की दशा जब तक नहीं आ जाती है तब तक उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर वस्तुतः कुंडली की जो प्रकृति है, कुंडली का जो स्वरूप है, जो कुंडली का नेचर है, वो कमजोर नहीं है। हमारी कुंडली वर्गोत्तम लग्न की है, इस वजह से हम बलवान हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं है। बस द्वितीय भाव और पंचम भाव के परिणाम कमजोर मिल रहे हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में चंद्रमा और केतु, ये दोनों भाव, पंचम भाव और द्वितीय भाव, परिणाम के भाव होते हैं। अगर इन भावों में अच्छे ग्रह बैठे हों, कोई भी दोष ना हो, क्योंकि मंगल की दृष्टि इस भाव पे जा रही है। लग्नेश होकर के लाभ में बैठे हैं, व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना रहे हैं। लग्नेश होकर के अष्टमेश और एकादश में पापी भाव के अधिपति के साथ बुध को पीड़ित कर रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति का कंसंट्रेशन कई बार कमजोरी को प्राप्त करता है और उसको इधर उधर के कामों में भी उलझा करके उसका जीवन रखता है। अब एक एक ग्रहों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात होगी सूर्य महाराज की। सूर्य 11 अंश 54 कला, मघा नक्षत्र, कन्फ्यूजन, अनुभव और आत्मविश्वास, लक्ष्मीवान, संपत्तिवान और साथ ही साथ सामाजिक होना। नौमांश चक्र में वो 17 हंस के बैठ रहे हैं कर्क राशि में। वहाँ भी वो शुक्र के साथ, सूर्य और शुक्र ये दोनों जब एक साथ बैठ जाते हैं तो उस भाव को कंफ्यूज करते हैं या भ्रम में लेके जाते हैं, या कई बार वहाँ पे वो घर्षण देते हैं। बहुत तीखा घर्षण नहीं होता, पर वो बात एक ऐसी होगी जो गले में अटक जाएगी, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन भर मतलब तिल का ताड़ हो जाना, ऐसा वाला समय बना देते हैं। सूर्य और शुक्र यहाँ भी हैं, सूर्य और शुक्र यहाँ भी हैं। इस वजह से भाग्य संघर्ष में जा रहा है और व्यक्ति की सामाजिक छवि भी कई बार सूर्य और शुक्र के कारण संघर्ष में जा रही है। वो ग्रह दशा आपको अपनी दशा काल में, जो सूर्य हैं वो नवांश चक्र में भी आश्लेषा नक्षत्र में ही जा रहे हैं, दशमांशा चक्र में वो नवम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में जा रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने जो परिणाम बताया वो तो रहेगा, उसके अतिरिक्त ये दशा जब कभी भी अपनी महादशा अंतरदशा में जब कभी भी एक्टिव होंगे ये ग्रह, आपसे धन व्यय करवाएंगे। और दूसरा, आपकी समाज में किरकिरी होगी, लोग आपके बारे में वो बात भी जान जाएंगे जिसको आप छुपाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उस दशा काल में जो कहीं भी आप रहना चाहें एकदम इत्मीनान से, तो वो एक इरिटेशन रहेगा और आपको घर छोड़ना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है। और कई बार अपने मौके का फ़ायदा व्यक्ति नहीं उठा पाता, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कई बार वो समुचित तरीके से चाहते हुए भी नहीं कर पाता है। जबकि सूर्यदेव की बात जो होगी, उसमें सूर्यदेव के बाद चंद्रदेव की बात जो करेंगे तो मूल नक्षत्र के बैठे हैं, सारे ग्रह राहु केतु के नक्षत्र में जा रहे हैं, ये ठीक नहीं होता है। चंद्रमा भी मूल नक्षत्र के जा रहे हैं 4 अंश के धनु राशि में, नवांश चक्र में वो वृष राशि में जा रहे हैं और दशमांशा चक्र में अष्टमेश होकर के मकर राशि में जा रहे हैं। इस वजह से वो कई बार आपके संबंधों को घर्षण में लेके जाते हैं या संबंध बीच में ही टूट जाए। या दूसरा, कई बार व्यक्ति का परिणाम देर से मिले, मन में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और व्यक्ति ऋण में प्रायः चला जाता है। और दूसरी बात कि ये ग्रह कई बार आपको
आपके पत्नी से तो सहयोग दिलवा देता है, लेकिन वहां पे भी वो चाह करके भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाती हैं, कुछ ऐसा भाव विकसित हो रहा है। जबकि वही ग्रह आपको घुमा करके धन दे रहा है, जो धन आपको डायरेक्ट मिलना चाहिए था वो घुमा करके मिल रहा है। मतलब चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को ऋण में जाते हुए, परेशान होते हुए भी कई बार देखते हुए बन रही है बात। मंगल कन्या राशि के बैठे हैं, प्रणित कर रहे हैं बुध को। किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, लेकिन गुरु की एक दृष्टि जा रही है, इस वजह से कई बार वो परेशान है। कम पैसों पर भी व्यक्ति को कई बार मौका मिलता है। जीवन में एक समय ऐसा था जहां व्यक्ति खूब धन और नाम अर्जित करता है, लेकिन जैसे ही मंगल के बाद राहु की दशा आई है, उसने अपने दिन कमजोर होते हुए भी देखे हैं। वही मंगल कन्या राशि में, लग्न कुंडली में भी, यहाँ भी कन्या राशि में बैठे हैं। दशमांसा चक्र में वो कुंभ राशि में मकर राशि के बाद कुंभ राशि में जा रहे हैं। इस वजह से ये मंगल वर्गोत्तम होने के कारण अपनी दशा काल में अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, अच्छे परिणाम देंगे, जो कि 28 के अप्रैल से आने वाले हैं। उसके बाद यही मंगल चित्रा नक्षत्र में अपने नक्षत्र में बैठने के कारण और भाव से वर्गोत्तम होने के कारण ये ग्रह आपको समस्त प्रकार की समस्याओं से बाहर निकालने वाला भी साबित हो रहा है। ऐसी अवस्था में कि अगर वो बुध को प्रणित नहीं करते तो उनका एक अच्छा परिणाम आपको मिल सकता था। देवगुरु बृहस्पति रेवती नक्षत्र में 25 अंश के वक्री हैं, इस वजह से इनका काफ़ी हद तक परिणाम कुछ भी नहीं, ये सेम यही का परिणाम करेंगे। 20 अंश से ऊपर है, इस वजह से ग्रह फ्लक्चुएशन में नहीं जाएगा और पंचम स्थान का ही पूरा फल करेगा। मंगल और बुध की दृष्टि के कारण, शनि के प्रभाव के कारण वहाँ गुरुदेव पिस रहे हैं। कैसे? वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए पापी ग्रह होते हैं मंगलदेव, और पापक ग्रह के साथ बैठने के कारण ये पापक और भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद पंचम भाव पे शनि की दृष्टि चल गई और पंचम भाव के स्वामी जहां बैठे हैं वहां से केंद्र में राहु, जहां अष्टम भाव के स्वामी बैठे हैं वहां से केंद्र में ही राहु बैठा है, दशम स्थान में। इस वजह से यहाँ पे मंगल, बुध और शनि गुरु के प्रभावों को कमजोर करने वाले बन रहे हैं। इस वजह से भी कई बार, और एक तो नीच दृष्टि भी प्राप्त हो रही है, इस कारण से भी यहाँ पे जो बुध देव हैं वो कमजोर परिणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो जो देंगे उस पर आप पूरा विश्वास नहीं कर सकते कि हाँ ये देगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। और कई बार उसके बड़े लोग, जो बड़े भाई होते हैं, बड़े पिता होते हैं, वो उसका लाभ उठाते देखे जाते हैं। मैं बात कर रहा था मंगल देव की। बुध देव की बात अगर करते हैं, मंगल की दशा ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर बुध देव कमजोर हो रहे हैं। बुध देव आपकी कुंडली में, मैंने बात कही थी गुरु के बारे में कि गुरु के ऊपर बुध, मंगल और शनि की दृष्टि है, तो वो बात याद रखिएगा। बुध देव आपकी कुंडली में कन्या राशि में, नवांश चक्र में वो मीन राशि में चले जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि ग्रह नीच राशि में चला गया। दशमांसा चक्र में वो शत्रु की राशि में बैठा है। इस वजह से भी बुध की दशा कई बार आपको कष्ट देने वाली बन रही है। और बुध की दशा में जातक के जीवन को व्यापार में नुकसान होते देखा जाता है, या कई बार उससे गलत निर्णय भी हो जाए, इसकी भी कोई गुंजाइश बन जाती है। मतलब बुध की दशा में भी हमें कई बार हमारा कंसंट्रेशन, हमारी बुद्धि, हमारे जो विचार करने की शक्ति है, हमारा जो निरंतर काम करना है, वो सब कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। और कई बार हमें बीमार भी होना पड़ता है। हृदय क्षेत्र परेशान रहे, कफ वात पित्त सारे के सारे उल्टे पुल्टे काम कर रहे होते हैं। ये मैंने देवगुरु बृहस्पति के बारे में चर्चा की। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे फ्लक्चुएशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका अंश बल उन्हें बेचैनी नहीं दे रहा, और वो एक ही भाव पे बैठ करके अपने आप को पंचम भाव में अकेले बैठे हैं। यहाँ पे ये सिद्धांत लागू कर जाएगा कि पंचम भाव के अकेले गुरु भाव की हानि करते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जीवन उस भाव के फल से प्रभावित हो रहा है, या गुरु वहां अकेले बैठ करके जो निगेटिव परिणाम देना चाहिए, जैसे संतानहीनता, वो दे रहे हैं। और अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण वाली बात भी चरितार्थ होती है। शुक्रदेव के बारे में बात करते हैं। ग्रह यहां बलवान होता है, यहां बैठ सकते थे, यहां भी बैठ जाते तो चलता, लग्न में बैठ जाते तो और भी मजबूत बात हो जाती, लेकिन अपने भाव से चतुर्थ घर में बैठे हैं, नीचा भिलासी बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठ करके अस्त हो गए हैं। डिग्री के हिसाब से भयंकर द्वंद्व युद्ध चला है दोनों ग्रहों में। 11 अंश 54 कला के सूर्य हैं और 11 अंश 41 कला के शुक्रदेव हैं। अंश कला विकला में अगर ग्रह बिल्कुल ही अंशों पे बराबर होता हो तो कलाओं में जो ग्रह आगे है वो जीता हुआ माना जाता है, और जो ग्रह कम अंश कम कला विकला में होता है उसको पराजित संज्ञा मिलती है, या वो हारा हुआ माना जाता है, वो ग्रह निर्बल हो जाता है।
इस अवस्था के कारण भी यहाँ पे शुक्रदेव कमजोर हो रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति के वीर्य की ताकत कमजोर या कई बार उसके मानसिक सुख, करियर का सुख, सामाजिक सुख जो होता है या जहाँ से संपूर्ण सुख प्रभाव से देखे जाते हैं, उसको कमजोर होते देखा जाता है। यहाँ पे एक बात और होगा, 12वें भाव के साथ साथ सप्तम भाव के अधिपति इस कुंडली के लिए मारक ग्रह होते हैं और केतु से दृष्ट हैं। बाकी किसी पापक ग्रह का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। मारक होने के बावजूद मारक नहीं बनेंगे, लेकिन केतु और शुक्र की दशा कई बार कष्ट जरूर देगी। इस कुंडली के लिए प्रधान मारक ग्रह शुक्र ही बनते हैं। द्वितीय भाव के अधिपति होने के कारण देवगुरु बृहस्पति भी मारक भाव के स्वामी होकर के मारक बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे नहीं क्योंकि यहाँ बैठे नहीं हैं और उनके ऊपर शनि और मंगल की दृष्टि जा रही है। इस वजह से जब कभी भी गुरु की महादशा में शुक्र और शनि और मंगल आदि ग्रह का प्रभाव आएगा अंतरदशा में, तब वो ग्रह जातक को मारने वाले बनेंगे। क्योंकि द्वितीय भाव में बैठे ग्रह या द्वितीय भाव के स्वामी अगर कोई शुभ ग्रह बनता हो, जैसे द्वितीय भाव का स्वामी शुभ ग्रह है, वो अपने भाव में बैठा है, लेकिन शनि और मंगल से दृष्ट होने के कारण और परम पापी ग्रह बुध इस कुंडली के लिए परम पापी ग्रह बनते हैं, उनसे दृष्ट होने के कारण यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति, बुध, मंगल, शनि कमजोर परिणाम देने वाले बन जाएंगे। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कई बार आप जरा ध्यान से देखें तो मंगल, बुध, शनि, गुरु और शुक्र, ये 5 से 6 ग्रह कुंडली के निगेटिव दरवाजे पे जा रहे हैं, नकारात्मकता पैदा कर रहे हैं। परिणाम जो मिल रहा है वो सूर्य के कारण मिल रहा है, थोड़े बहुत परिणाम चंद्रमा के द्वितीय भाव के कारण मिल रहा है। हालांकि चंद्रमा अगर पक्ष बल से हीन होते तो ये और भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात हो जाती। वहाँ चंद्रमा और केतु बैठे जरूर हैं, पर ग्रहण जैसी कोई बात नहीं है, पर विचारों में जो एक सकारात्मकता होनी चाहिए वो नहीं है। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में रखा हुआ धन कई बार नष्ट होता है। मंगल चंद्रमा, राहु चंद्रमा, केतु चंद्रमा, केतु शुक्र, चंद्रमा सूर्य, ये सब जो दशाएं चलती हैं वो कई बार कष्ट देने वाली बन। हमारा पूरा ध्यान अब गुरु की दशा पे होना चाहिए, हमारा पूरा ध्यान अब मंगल की अंतरदशा पे होना चाहिए। जो भी मैंने उपाय बताया है उस पर निश्चित रूप से फोकस करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अगर मैं शुक्रदेव की बात करूं तो शुक्रदेव आपकी कुंडली में अस्त हैं और वो नवमांश चक्र में भी कर्क राशि में बैठ रहे हैं। यहाँ सिंह के बैठे हैं, यहाँ कर्क के बैठे हैं, यहाँ पे वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं। जो कई बार व्यक्ति को शुक्र जब वृश्चिक राशि में बैठ जाते हैं तो कई बार कमजोरी देते हैं, पाचन तंत्र में, पाचन शक्ति में, जठराग्नि, और कई बार अनुभव होने के बावजूद गलत निर्णय, बार बार अपने धन की हानि करना, इस तरीके के अनुभव शून्यता की जो स्थिति होती है वो शुक्रदेव करवाने वाले बन जाते हैं। और वो किसके मामले में करा रहे हैं? तो जहां व्यक्ति सुख देखता है उसके ऊपर दांव खेलता है युधिष्ठिर की भांति, और फिर उसे हार ही मिलती है। ऐसी अवस्था में उसके मित्र, उसके बिजनेस पार्टनर, उसकी सरकारी नीतियां उसके विपक्ष में जाकर के काम करने लगती हैं। मारक ग्रह मार तो नहीं रहा, लेकिन आपको सुख भी नहीं दे रहा है, और क्योंकि वो ग्रह निर्बल हुआ है इस वजह से बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा। मारक ग्रह अगर जन्म कुंडली में कमजोर होते हों तो अच्छी बात है। शास्त्रकार आचार्य वराहमिहिर ने भी लिखी बात कि सारे ग्रहों का बलवान होना उत्तम है, पर शनि का कमजोर होना अति उत्तम है। वो अगर कमजोर हैं तो जातक के लिए अच्छी बात है। और मैंने भी ये बात बहुत सारी कुंडलियों में देखी है कि जिस कुंडली में शनिदेव जितने बलवान हुए हैं उन्होंने अपनी दशा काल में जातक को उतनी ही समस्या भी दी है। ये बहुत ही सावधानी से बात समझनी चाहिए कि आपकी कुंडली के कौन से भाव में ग्रहण लगा है और कौन से भाव में ग्रह जाकर के बैठा है। तो जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में जहां बैठना चाहिए था शुक्र को, वो दशम स्थान में बैठे हैं, दिशा के बल से बिल्कुल ही विलग। और दिग्बली सूर्य के कारण व्यक्ति के जीवन में करियर को ग्रोथ मिली है, जो चरित्रवान बना है व्यक्ति, जो चरित्र का निर्माण हुआ है, जो उसके अंदर एक शुद्धता आई है, ये सब सूर्य के कारण आई है। और गुरु और सूर्य का संबंध एक दूसरे से 6वें 8वें का बन रहा है। इस वजह से व्यक्ति ने जिस पे विश्वास किया उसने विश्वासघात किया, ये बात भी है। ऋण में इस वजह से भी व्यक्ति कई बार जाता रहता है। तो शुक्रदेव आपके व्यय कारक ग्रह हो गए और वो जीवन में लगातार आपको कई बार कई जगहों पे घुमाते फिराते रहे हैं, विदेशों की यात्रा भी करवाए हैं, देश के कौन से कोने में आपका काम नहीं हुआ है, ये सारी चीजें शुक्रदेव करवाए हैं। पर अंततोगत्वा आकर के आपसे उन्होंने नुकसान भी करवाया है। बात होगी शनिदेव की। इस कुंडली के लिए चतुर्थ भाव के साथ साथ तृतीय भाव के स्वामी हैं। चतुर्थेश होने के बावजूद तृतीय भाव के स्वामी होने के कारण घूम करके आए
और तीसरे भाव नेष्ठ भाव के स्वामी बन गए। इस कारण से शनिदेव इस कुंडली के लिए लग्नेश के शत्रु होने के कारण, राहु और केतु से जरा देखिए तो उनके ठीक पीछे चंद्रमा केतु का प्रभाव है और शनिदेव इस कुंडली में कहीं ना कहीं कमजोर परिणाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो व्यक्ति को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के उसको कुछ अच्छा और उत्तम परिणाम मिलता है। शनि की दृष्टि उच्च की पड़ रही है 12वें भाव पे। 12वें भाव का अधिपति सूर्य के साथ बैठ करके अस्त है और 12वें भाव के ठीक पीछे बुध और मंगल बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति ऋण में रहेगा। लेकिन मैं एक बात और भी कहूंगा कि आने वाली जो दशाएं हैं उसको बहुत सारे क्षेत्रों में शनि की दृष्टि के कारण लाभ भी दे सकती हैं। 12वें भाव के अधिपति पे केतु की दृष्टि कई बार व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट मिल जाता है जो उसको उस दिशा में लाभ दे देता है, या उसके नीतियों के कारण, उसके दिमाग के कारण, केतु और शुक्र के कारण उसको लाभ हो जाता है, या उसको फायदा उसके किसी ऐसे व्यक्ति से मिल जाए, मित्र से मिल जाए, उसके काम करने वाले लोगों के दिव्य अनुभवों के कारण व्यक्ति का ऋण चुकता होता है। ये कुंडली ऋण में मरेगी नहीं, क्योंकि शनि की दृष्टि है, गुरु कम से कम ठीक बैठे हैं, स्वग्रही हैं। लेकिन 12वें भाव के अधिपति शुक्र के अस्त होने के कारण और जन्म कुंडली में कमजोर होने के कारण इनके प्रभावों में कमजोरी आ रही है। शनिदेव आपकी कुंडली में तीसरी दृष्टि से गुरु के प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं और आपका लाभ दूसरा उठा रहा है। आप प्रायः उसके सामने अच्छा ही अच्छा बनते जाते हैं। गुरुदेव के ऊपर शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि कई बार व्यक्ति को संततिहीन बना देती है। इतना ही नहीं, उसके नेचर को भी कई बार एग्रेसिव बना देती है और व्यक्ति अपने विद्या, अपनी बुद्धि और अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ये मैंने शनिदेव के बारे में बताई। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पे, वो शत्रु की पड़ रही है और गुरुदेव इस कुंडली के द्वितीय होकर के भाग्य भाव को देख रहे हैं, पंचम में बैठ करके। इस कारण से व्यक्ति का धर्म है, दान है, पुण्य है, बड़ों का आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है और वो किसी भी तरीके से देने में संकोच नहीं करता है और निश्चित रूप से वो राजा ही पैदा हुआ है। अगर आप इस कुंडली को थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह विराजमान है वो मंगल देव विराजमान है। इस कुंडली के लग्नेश ही इस कुंडली के आत्मकारक ग्रह बनते हैं। नवांश चक्र में वो ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है और वहां पे भी लग्नेश बन करके लाभ में ही बैठा है। यहाँ पे वर्गोत्तम लग्न की कुंडली लग्नेश वर्गोत्तम भाव से, इस वजह से ये बहुत ही उत्तम स्थिति बन जाती है। मंगल की दशा ने बहुत बढ़िया दिया। राहु के पहले चरण में थोड़ा मिला, द्वितीय चरण और तीसरे चरण में नाको चने चबवा देते हैं राहु। तो शनि के बाद राहु की बात करते हैं, यहाँ अष्टम में बैठे हैं। ये इस कुंडली की सबसे खराब बात है, स्पष्ट बोलता हूं, कोई लीपापोती नहीं। ये इस कुंडली की सबसे खराब बात है। और जितना भी व्यक्ति के जीवन में कष्ट मिला है उसका एक कारण और बताता हूं। जब किसी भी एक भाव से शनि, मंगल, राहु, केतु या कम से कम 2 पापक ग्रह शनि या मंगल का संबंध बन जाए तो समझ लीजिए कि व्यक्ति के जीवन में अब निश्चित रूप से समस्या बनने वाली है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे, पंचम भाव पे, शनि की दृष्टि पंचम भाव पे। ये इससे बढ़िया होता कि गुरु यहाँ नहीं बैठे होते। इससे अच्छी बात हो कि गुरु यहीं बैठ जाते चंद्रमा केतु के साथ, यहीं बैठ जाते। पर ये जो इन्होंने देख लिया है, इस कारण से व्यक्ति बनी बनाई बात व्यक्ति के जीवन में बिगड़ जाती है और व्यक्ति का जो कहते हैं ना, जिसको कि संपूर्ण रहस्य था, जिसके बल पे समाज में उसको नाम और यश मिला था, उसकी तूती बोलती थी, वो एक वक्त पे आने के बाद राहु झटके में समाप्त कर देते हैं। और ये खेल यहां बैठे राहु कर रहे होते हैं। इनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, उल्टा इन्होंने चंद्रमा से दृष्टिपात करवाया। भाग्य भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हैं, थोड़ा इस पे ध्यान दे दूं। चंद्रमा अगर भाग्य भाव के स्वामी बने हैं और राहु और केतु के प्रभाव में हैं, मंगल की दृष्टि जा रही है और इनके चौथे घर में गुरु बैठे हैं, जो आपको ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा वाला बनाते हैं। अपने जीवन में एक वक्त पे व्यक्ति खूब संपत्ति इकट्ठा करता है, लेकिन फिर भी उसको अपने ही घर में रहने में संकोच होता है या कई बार उसको हाथ से निकल जाए, ऐसी नौबत आ जाती है। भाग्य भाव के स्वामी का 12वें, दूसरे, तीसरे और 6वें भाव में बैठना बड़ा ही जातक के भाग्य की चिंताओं को देने वाला हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे राहु देव और राहु के साथ जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं ना, यहीं बैठ जाते राहु, यहीं बैठ जाते, यहीं बैठ जाते, यहीं बैठ जाते, लग्न में ही बैठ जाते ना भाई, कोई दिक्कत नहीं थी। पर यहाँ पे जो बैठे हैं, इसलिए जातक के जीवन में एक समस्या समाप्त नहीं हुई कि दूसरी मुंह बाएं खड़ी है। और जीवन में जितने भी विषम परिस्थितियों का निर्माण हुआ है
उसका आधार, और जहाँ व्यक्ति सबसे ज़्यादा अपने आप को सप्रेस किया है, परेशान किया है, वो बिल्कुल ही जहाँ पे एकदम बिल्कुल निरुत्तर हो जाता है, वो इस राहु के कारण है। और इस कुंडली की सबसे खराब जो बात बनी है, मैंने क्या बात कही, अष्टम भाव के राहु, और उसी की दशा चल रही है। हमें एक चीज बहुत प्रसन्नता से स्वीकार कर लेना चाहिए, अगर ग्रह अपनी बुरी परिणाम की स्थिति में जा रहा है, अपना बुरा फल दे रहा है, तो हमें इतना इत्मीनान और विश्वास रख लेना चाहिए कि बस हमें इंतजार करना है, भगवान ठाकुर जी की सेवा करनी है, पीपल के वृक्ष का पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है, श्रीफल अपने घर में रख करके उसकी पूजा करनी है, लक्ष्मी जी के स्त्री सूक्त का पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती के देवी कवच का पाठ प्रत्येक दिन करना है, लगातार 11 दिन या लगातार 18 दिन तक गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ बिना भोजन किए करना है, और साथ ही साथ अगर बन पड़े तो गंगा जल का सेवन नित्य प्रति करना है, गाय के गोबर का चौका लगाना है, और अगर हो सके तो श्वेत आक मैंने कहा है वो धारण करना चाहिए। ये पूरे ग्रह को मैंने एक साथ बता दिया। लग्न कुंडली में शनिदेव पे बात कर रहे थे, यहाँ मकर राशि के बैठे हैं, यहाँ वो सिंह राशि के बैठ रहे हैं, शत्रु के नवांश में ग्रह जा रहा है, वक्री भी हो रहा है, और कहीं से उसके पास कोई विस्तृत बल नहीं मिल रहा है। इस वजह से भी कई बार शनि की दशा व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देने वाली बन जाती है और मानसिक अशांति को देने वाली बन जाती है। ऐसी अवस्था में कि जब जन्म कुंडली में शनिदेव दशम स्थान में बैठ रहे हैं, जो स्थिति उनकी बनी है वो अपनी दशा काल में वात जनित समस्या, पिता को बीमारी और कई बार माता को भी कष्ट देने वाले बन जाते हैं। उस शनि की दशा में व्यक्ति धर्म और अर्थ, मोक्ष और काम, इन चारों पुरुषार्थों को समझ नहीं पाता है। धर्म भाव के स्वामी काम भाव में बैठ गए, अर्थ भाव में ग्रहण की स्थिति, धर्म अर्थ के बाद काम भाव में शनि स्वग्रही बैठे हैं। पापक ग्रह का तीसरे भाव में बैठना ठीक होता है, कम से कम व्यक्ति अंत तक अपनी लड़ाई जारी रखता है, वो छोड़ता नहीं है। मोक्ष भाव के स्वामी स्वग्रही और मोक्ष के कारक केतुदेव या राहु केतुदेव का प्रभाव जन्म कुंडली में थोड़ा कमजोर तो जरूर बन रहा है। द्वितीय भाव में बैठे हैं, वो धन कमाने में व्यक्ति को धन से ज्यादा अनुभव दे जाते हैं। लोग उसको समझ जाएं या वो लोगों को समझ जाए, धन 2 रुपए कमाया है, अनुभव 20 रुपए के बराबर का कमा लिया है। ये चंद्रमा और केतु के द्वितीय भाव में बैठने का फल था। नवांश चक्र में वही शनि के बारे में बात करी, शुक्रदेव आपकी कुंडली में भी व्यय करा रहे हैं, शनिदेव भी व्यय करा रहे हैं। अब बात करते हैं अष्टक वर्ग की। व्यक्तित्व ठीक है, धन कमाने में व्यक्ति ने दिक्कतों से सामना उसका हुआ है और उसने अनुभव इकट्ठा किए हैं, पर अब रखा हुआ धन खर्च हो रहा है, लेकिन वो 2028 के अप्रैल के बाद काफ़ी हद तक और 2025 के नवंबर के बाद काफ़ी हद तक उसमें आराम मिलेगा। उसके बाद मेहनत के बल पे ये कुंडली 100% सफल हो जाएगी। आपने अपने कर्तव्यों का पालन बहुत अच्छे और उच्चतम तरीके से किया है। इस कुंडली का मानसिक सुख, मन को स्टेबल करना, माता का आशीर्वाद प्राप्त करना, घर से बहुत ज़्यादा दूर न जाना, और जितना ज़्यादा हो सके जब तक कि कोई काम बन न जाए तब तक उसके बारे में कोई भी जिक्र न करना इस कुंडली को सफल बनाएगी। इसके साथ साथ इस कुंडली में विद्या, बुद्धि, विवेक और यश प्राप्त होना कम लिखा है। बाकी आपकी कुंडली में व्यापार 100% बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इस कुंडली का कंसंट्रेशन भी ठीक है। धर्म और भाग्य की सुरक्षा थोड़ी कमजोर हो रही है। व्यक्ति समाज में नाम खूब अर्जित किया है और लाभ भी प्राप्त किया है। ये इतनी बात है। अगर मैं नक्षत्रों के बारे में बात कर दूं, नक्षत्रों की स्थिति, तो सूर्य मघा नक्षत्र में बैठ करके आपके जीवन में नित्य निरंतर उन्होंने आपकी परीक्षा ली है। चंद्रदेव आपको उलझाने में लगे थे, मंगलदेव आपको साहसी बना रहे थे, बुद्धदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उन्होंने भविष्य को समझने की शक्ति दी है और आपको कई बार कमजोर भी किया है। शुक्रदेव के पहले देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कृतज्ञ बना रहे हैं और आपके अंदर धर्म का संचार, सत्य का संचार कर रहे हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उन्होंने निरंतर आपके जीवन में व्यय की स्थिति बनाई है। शनिदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उन्होंने आपका परीक्षण किया है और निरंतर उन्होंने आपके सामने नित्य नई चुनौतियों को ला करके खड़ा किया है। राहुदेव आपके दिमाग को भ्रम में, परेशान, चिंतित, व्यथित और एक से एक बढ़ करके समस्या देने के साथ साथ आपसे ही आपकी लड़ाई करवाते हैं। ये हैं आपके राहु। किसी भी ग्रह का प्रभाव आपकी कुंडली में अगर देखते हैं तो इतनी सारी चीजें बन रही हैं। आगे मैं बात करता हूँ विभिन्न भावों की, मतलब जो विभिन्न जो
वर्ग चार्ट बने हैं उसमें संतति के सुख के मामले में ये कुंडली कमजोर है, क्योंकि सप्तमांसा चक्र कमजोर बन रहा है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में साष्टयांसा चक्र जो बना हुआ है उसके आधार पर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति है, लेकिन साहस, बल, अनुभव और पुरखों के आशीर्वाद के बल पे व्यक्ति उस लड़ाई को अवश्य जीत जाएगा। इतना ही नहीं, इस कुंडली के विद्या अध्ययन में भी कई बार मजबूरी आई है। हालांकि व्यक्ति कैसे भी करके अपनी शिक्षा तो पूरी कर लेता है, पर उस शिक्षा से कई बार उसे कोई लाभ नजर आते हुए नहीं दिख रहा है। भाई बहनों का सुख आपकी कुंडली में सामान्यतया ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा उच्चतम नहीं है। मृत्यु के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बल पे सूर्य आपकी कुंडली में बलवान हो रहे हैं और जो स्थिति उनकी बनी हुई है उसके आधार पर आपकी आत्मा देवलोक से आई है और देवलोक में ही जाएगी। आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु बैठे हैं, इस वजह से कृत्य अच्छा करिएगा। आपकी कुंडली में गुरु ठीक ठाक हैं, शनिदेव ठीक ठाक हैं और 12वें भाव के स्वामी कमजोर हो रहे हैं। इस वजह से हमें मोक्ष की गति को कैसे प्राप्त होना है इसके बारे में हमें अभी से ही चिंतन कर देना चाहिए। नित्य भगवान के नामों का स्मरण, ठाकुर जी की सेवा, मंदिर का दर्शन और चाहे जितनी भी स्थिति बनती है उसमें दान की प्रक्रियाओं का बनना, और जितना मैंने मंत्र बताया है ओम नैऋतये नमः आपको बड़ी मदद करेगा। इसके साथ साथ चतुर्थी का व्रत भी इस कुंडली को बहुत आगे बढ़ा सकती है। 2025 के नवंबर, 2028 का अप्रैल और उसके बाद की स्थिति आपके पक्ष में निरंतर आपका लाभ देने वाली बन सकती है। होरा चक्र के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में बुध, राहु और केतु कष्ट देने वाले बने हैं। हालांकि उन्होंने फिर भी आपको शीतलता तो दी ही थी, लेकिन इसके अतिरिक्त सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, गुरु, ये सब ग्रह आपको आपके जीवन में मेहनत करो तो परिणाम देंगे वाली स्थिति में लेके जा रहे हैं। इस कुंडली में पंचम भाव कमजोर है, इस वजह से कई बार पत्नी के सुखों में कमजोरी भी होती है या कई बार वो थोड़ी उदासीन या उदास प्रवृत्ति वाली हो जाती हैं। अगर एक बात करते हैं युतियों की, तो जो युति बनी है यहाँ मंगल और बुध की, वो मजबूती से 100% अपना नेगेटिव परिणाम भी कर रही है। लग्नेश चाहे कोई भी ग्रह बनते हो, गुरु को छोड़ करके अगर लाभ में बैठे हैं तो वो आपकी महत्वाकांक्षा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करवाएंगे। पर कुंडली में ग्रहों का बल कमजोर तो हो रहा है। आपकी सबसे जो अच्छी बात है आपका क्रिएटिव होना और आपकी कैपेसिटी अच्छी होना। आप लोगों को कन्विंस अच्छे से कर सकते हैं, उसके बल पे ही आप धन कमाए हैं और आगे भी कमाएंगे। कोई कुछ बढ़िया काम करना हो, मूल नक्षत्र में दान करिए। रेवती, उसके बाद पुनर्वसु, उसके बाद मृगशीरा, पुष्य, उत्तरा, फाल्गुनी, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। शुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा, 9 तारीख, 18 तारीख और ये 2 तारीख, उसके बाद कौन सा 27, उनका भी अंक 9 आता है। तो ये तारीख अच्छा रहेगा, ये दिनांक अच्छे रहेंगे आपके लिए। नक्षत्र के आधार पर अनुराधा नक्षत्र भी ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो एक लाजवर्त अभी तत्काल प्रभाव से धारण करना चाहिए। राशियां मीन और कर्क की बहुत अच्छी रहेंगी। शत्रुता न करें मकर, वृष और तुला वालों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली पूर्व उत्तर दिशा में रह सकती है और पश्चिमी फ्रंट पे जो मकान बना हो या पश्चिम की दरवाजे जिस मकान के हों उस मकान में निवास स्थान करना, निवास बनाना बहुत अच्छा रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।